हेलो एवरीवन, मैं नेहा और हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी के चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। लास्ट वीडियो में हमने देखा था न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन बींग्स और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि रेस्पिरेशन होता क्या है और हमें चाहिए क्यों होता है। तो जैसे हमने बात किया है पहले भी, रेस्पिरेशन जो है ये भी एक लाइफ प्रोसेस है और लाइफ प्रोसेस है तो उसका ज़रूरत क्या है, क्योंकि सारा लाइफ प्रोसेस का कुछ तो कुछ ज़रूरत है ना, बेसिक ज़रूरत है। तो क्या ज़रूरत है हमें रेस्पिरेशन करने का? तो न्यूट्रिशन में जैसे हमने खाना लिया था, तो न्यूट्रिशन भी क्या, जिस फॉर्म में हम ले सकते हैं, जिस फॉर्म में हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, उस फॉर्म में हम न्यूट्रिशन लेते हैं। तो अब न्यूट्रिशन तो हमने ले लिया जो भी तरीका है उससे, अब उसको एनर्जी में चेंज भी तो करना होगा। तो उसको एनर्जी में चेंज करने के लिए जो लाइफ प्रोसेस लगता है वो है रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन इज़ अ लाइफ प्रोसेस to convert the food to energy। एंड सिर्फ एनर्जी नहीं, अदर रॉ मटेरियल्स भी जो हमें मिलेगा आगे वो भी इसी के थ्रू मिलता है। ठीक है, बट यहाँ हम लोग सिंपली बात करते हैं कि रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिससे हम फूड को एनर्जी में चेंज करते हैं। ठीक है, कितने तरह का होता है रेस्पिरेशन? तो बेसिकली आपके रेस्पिरेशन का दो टाइप्स हैं। ठीक है, अगर आप टाइप्स की बात करो तो रेस्पिरेशन का दो टाइप है। पहला है एनएरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा है एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, डिफरेंस क्या है? तो इसमें आप देखो बस एन का अंतर है, एन इसमें से हटा दो तो ये भी एरोबिक ही हो जाएगा। ठीक है, तो एरोबिक का मतलब समझ लेते हैं, एनारोबिक समझ में आ जाएगा। तो जो वर्ड है एरोबिक, ये बना है आपका वर्ड ये एरोबिक। ठीक है, एयर से आया है ये वर्ड। और एयर इन जनरल हम लोग मानते हैं वो जो हमारे लिए यूज़फुल है। कौन सा एयर हमारे लिए यूज़फुल है? तो O2। ठीक है, ऑक्सीजन जो है ये हमारे लिए एयर है। तो जो एयर के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन है, यानी कि जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन कौन सा हो गया? जिसको ऑक्सीजन का ज़रूरत नहीं है, जिसको ऑक्सीजन से मतलब नहीं है, ऑक्सीजन रहे ना रहे कोई मतलब नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस प्रोसेस को, तो हम उस प्रोसेस को कहेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, ये होता है डिफरेंस। अब कहाँ होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, कहाँ होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन? तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं और ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि दोनों ही करते हैं गिवन द सिचुएशन। एग्जाम्पल, हम लोग एरोबिक एनारोबिक दोनों करते हैं। कैसे करते हैं बाद में बात करेंगे, बट इन जनरल सर्कमस्टांसेस हम लोग का जो प्राइमरी है वो एरोबिक रेस्पिरेशन है। ठीक है, अब ये तो बात रहा एरोबिक एनारोबिक का बेसिक चीज़ों का। अब आप एक चीज़ इंटरेस्टिंग लगेगा कि इन दोनों का ही अगर आप ग्लूकोज से लेके चलना स्टार्ट करो, क्योंकि सिंस हमारा मेन फूड जो है वो तो हमारा ग्लूकोज ही है, और इसी ग्लूकोज को हमें चेंज करना है एनर्जी में, जिसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं ये प्रोसेस जिसको हम रेस्पिरेशन कह रहे हैं, है ना। चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, बेसिकली ग्लूकोज से को एनर्जी में चेंज करना रेस्पिरेशन के थ्रू ही तो कर रहे हैं ना हम बेसिकली। तो ग्लूकोज जब एनर्जी में चेंज होता है तो एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, एक प्रोसेस हमेशा होता है और उस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइको इज फॉर ग्लूकोज एंड लाइसिस मीन्स ब्रेकिंग। ठीक है, ब्रेकिंग। तो ग्लाइकोलाइसिस यानी कि ग्लूकोज का ब्रेकिंग को हम बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस कह रहे हैं। ठीक है, कहाँ होता है? ये होता है सबके साइटोप्लाज्म में। ये जो प्रोसेस है ये सबके साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, तो कब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, कब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा? ग्लाइकोलाइसिस तो मैंने कहा कि दोनों में ही होता है ना, एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो,
एक प्रोसेस से गुजर के जाना ही पड़ेगा और वो है ग्लाइकोलाइसिस, जो कि साइटोप्लाज्म में हो रहा है। तो कब होगा एरोबिक, कब होगा एनारोबिक? एनारोबिक कौन कौन करता है, एरोबिक कौन कौन करता है, इस पर हम बात करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलाइसिस से। तो ग्लाइकोलाइसिस जैसे कि मैंने कहा, सबसे पहला चीज़ ये साइटोप्लाज्म में होता है। दूसरा चीज़ ये ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज टूटता है एनर्जी में, बट सिर्फ एनर्जी ही नहीं टूटता है, एनर्जी ही नहीं मिलता है ग्लूकोज के टूटने से। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज से एनर्जी तो बनता ही है, साथ ही में इसके साथ निकलता है, बनता है पाइरूवेट, ठीक है, या फिर पाइरूविक एसिड भी आप कह सकते हो, ठीक है, पाइरूवेट ये बनता है। ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस वो प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज पाइरूवेट में चेंज होता है और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है, और ये कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में होता है। अब साइटोप्लाज्म तो सारे ऑर्गेनिजम्स में है, तो सारे ऑर्गेनिजम्स में ये हो सकता है। तो हाँ, ग्लाइकोलाइसिस जो है ये आपका बेसिक प्रोसेस है रेस्पिरेशन का, ये हर जगह ही होता है, सारे ऑर्गेनिजम्स में होता है और सबके साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। ग्लूकोज के चेंज हो रहा है पाइरूवेट में और एनर्जी निकल रहा है। अब ग्लूकोज आपको मालूम होगा कि ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसमें 6 कार्बन के एटम्स साथ साथ में मिले हुए हैं, तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें 6 एटम्स ऑफ कार्बन है, तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल कहेंगे इसको। वहीं पाइरूवेट जो है ये आपका 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है, 3 कार्बन होते हैं इसके एक मॉलिक्यूल में, और इसके एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन होते हैं। तो अब आप देखो, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से यहाँ पर 2 पाइरूवेट निकलेगा, तब तो जाकर के ये 6 कार्बन होगा ना। तो यहाँ पे बैलेंस इस तरह से, एक ग्लूकोज से आपका 2 पाइरूवेट बनता है और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है। अब ये जो पाइरूवेट है यही आपका रॉ मटेरियल है एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए भी, एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए भी, ठीक है। तो अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन अगर होगा यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो ये होगा कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पावर हाउस ऑफ द सेल क्या कर रहा था, एनर्जी बना रहा था, तो एनर्जी कहाँ से आ रहा था, बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन से आ रहा था, ठीक है। अब जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो प्रॉपर ब्रेकडाउन ऑफ कार्बन होता है, यानी कि कार्बन अच्छी तरह से धीरे धीरे करके टूटता है, CO2 बनता है, और ये जो प्रोसेस होता है ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, इसलिए एरोबिक रेस्पिरेशन कहला रहा है। कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। तो जिन जिन ऑर्गेनिजम्स में माइटोकॉन्ड्रिया होगा उसी में तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा ना, क्या ये बोलना सही होगा? जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन है, लेकिन जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन है? तो नहीं, अधिकतर मतलब सारे ऑर्गेनिज्म जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, लेकिन जो ऑर्गेनिजम्स जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है उसमें ऐसा कंपलसरी नहीं है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन भी होता है, और वो होता है सेल सरफेस से, ठीक है। उसके बारे में कभी और बात करेंगे। फिलहाल हम बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन का, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो पाइरूवेट है ये आपका एक पाइरूवेट मॉलिक्यूल, ठीक है, यहाँ पे 2 नहीं सिर्फ एक की बात कर रहे हैं कि एक जो पाइरूवेट मॉलिक्यूल है ये आपका 3 CO2 में टूटता है, कुछ पानी भी निकलता है और उसके साथ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रहता है, ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा रहता है। वहीं अगर ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा तो ये 2 तरीके से करेगा, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन यहाँ पर 2 तरीके से होता है, ठीक है। एक आपका प्लांट्स या आप कह सकते हो ईस्ट में, ठीक है, और दूसरा होता है एनिमल्स में। एनिमल्स मतलब हम लोग, ह्यूमंस आप कह सकते हो। हम लोग में क्या होता है, पाइरूवेट टूट करके लैक्टिक एसिड बनाता है, ठीक है, लैक्टिक एसिड बनाता है, और 2 ATP यानी कि वेरी लो अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत लो अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड ये जो है ये आपका 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है। लैक्टिक एसिड निकल रहा है 3 कार्बन मॉलिक्यूल वाला, तो CO2 निकलने के बाद ही नहीं उठता है,
थोड़ा लो अमाउंट ऑफ एनर्जी भी निकलता है। तो चलो ठीक है, आप लिख लो एनर्जी। नेक्स्ट प्लांट्स या फिर ईस्ट में क्या होता है? प्लांट्स और ईस्ट में एक्चुअली थोड़ा सा अंतर रहता है। प्लांट्स में जो होता है वो एसिड के फॉर्म में निकलता है और ईस्ट में जो होता है वो अल्कोहल के फॉर्म में निकलता है। वही अल्कोहल जो हम लोग कंज्यूम कर रहे होते हैं, ठीक है। इसीलिए ईस्ट जो होता है वो फर्मेंटेशन में यूज़ होता है। तो जो ईस्ट का जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है बेसिकली एनारोबिक रेस्पिरेशन है, जो कि पायरूवेट से चेंज करके इथेनॉल बना रहा है, ठीक है। यही इथेनॉल हम लोग कंज्यूम करते हैं। दिस इज इथेनॉल। यही बनता है ईस्ट में, ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन से ये बनता है ईस्ट का स्पेशली। प्लांट्स में ये इथेनोइक एसिड बनता है, ठीक है। इथेनोइक एसिड चलो ठीक है लिख ही लो। ठीक है, ये प्लांट्स में बनेगा और इथेनॉल ईस्ट में बनेगा। और इसके साथ आपका एक CO2 निकलता है और एनर्जी निकलता है, ठीक है। सो ईस्ट में क्या क्या हो रहा है? इथेनॉल निकल रहा है, CO2 निकल रहा है और एनर्जी निकल रहा है। यही वाला जो प्रोसेस है ये बेसिकली आपका फर्मेंटेशन का प्रोसेस है। तो ग्लूकोज से अगर चेंज हो रहा है इथेनॉल में तो ये फर्मेंटेशन वाला पूरा प्रोसेस हो गया, ठीक है। यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है इसी से अल्कोहल बनता है। और एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है कार्बन मॉलिक्यूल्स का, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, पूरा CO2 H2O निकलता है एनर्जी के साथ। एनारोबिक रेस्पिरेशन अगर ह्यूमंस में हो तो लैक्टिक एसिड निकलेगा और उसके साथ कुछ लो अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगा। इस एनर्जी और इस एनर्जी का कोई कंपैरिजन नहीं है, वो काफ़ी हाई अमाउंट होता है, ये काफ़ी लो अमाउंट होता है। बट जब हाई अमाउंट में एनर्जी हमको मिल रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन से, तो फिर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे ही क्यों? कोई क्यों जानबूझ के करेगा एनारोबिक रेस्पिरेशन? अगर उसको ज़्यादा एनर्जी मिल रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन से, तो हम लोग सांस क्यों नहीं लेंगे? सांस बंद करके ज़बरदस्ती एनारोबिक रेस्पिरेशन कोई समझदारी का बात है क्या? बट कब करते हैं हम ये एनारोबिक रेस्पिरेशन? जब आप भाग रहे हो, जब आप दौड़ रहे हो, उस समय आपको आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत है। बट उतना एनर्जी तो आप पहले से तैयार थे नहीं भागने के लिए, ठीक है। लेट्स से आप जा रहे थे टहलते टहलते, आपको आप सांप को देख लिए, सांप पे आप चढ़ गए, अब सांप आपको पीछे पीछे दौड़ा रहा है। अब सांप से भागने के लिए तो आप दौड़ोगे, तो बहुत तेज़ दौड़ोगे। अब उस दौड़ने के चक्कर में क्या होगा कि आप तो तैयार नहीं थे उस दौड़ने के लिए, तो आपका बॉडी उस तरह से सांस ले नहीं रहा था कि आप उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकाल पाओ। तो उस समय बॉडी क्या करने लगता है कि सांस लेना तो मुश्किल हो रहा है, ऑक्सीजन उतना मिल नहीं रहा है, तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में थोड़ा सा एनर्जी मतलब एनर्जी लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये वाला प्रोसेस करने लगता है। मतलब हवा, ऑक्सीजन तो ख़त्म हो गया, ऑक्सीजन खत्म हो गया तो कुछ तो करना होगा ना एनर्जी लेने के लिए, तो एनारोबिक शुरू कर दिया, लैक्टिक एसिड बना दिया और एनर्जी निकाला थोड़ा सा। तो ये इससे आप थक भी जाओगे, प्लस आपको क्रैम्प्स भी होंगे। क्रैम्प्स क्यों? ये जो लैक्टिक एसिड है ना, ये जा करके आपके मसल्स में जाके जम जाता है। तो जब मसल्स में जा करके जम जाता है तो यही क्रैम्प्स काउज करता है, ठीक है। सो लैक्टिक एसिड बनता है जब आप एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हो, और उस समय होता है जब आपके बॉडी में ऑक्सीजन का कमी हो जाता है, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो, एनर्जी तो यहाँ पर निकल रहा है, यहाँ पर भी निकल रहा है, यहाँ भी निकल रहा है, यहाँ भी निकल रहा है एनर्जी। बट ये एनर्जी किस फॉर्म में निकल रहा है? एनर्जी के तो बहुत सारे फॉर्म्स हैं, तो किस तरह से निकलता है ये एनर्जी और कैसे हमारा बॉडी इसको यूज़ कर पाता है? तो ये जहाँ पर जो भी एनर्जी निकलता है, ठीक है, ये देखो आप, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। आप अगर केमिस्ट्री पढ़े होगे तो आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि अगर एनर्जी निकल रहा है रिएक्शन के प्रोडक्ट साइड पे है अगर एनर्जी, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, राइट। और कहीं पर अगर एनर्जी लग रहा है, किसी रिएक्शन में अगर एनर्जी लग रहा है उस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, तो वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, राइट। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हमारे बॉडी में बहुत जगह होता है, और हर वो जगह जहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है उसी के लिए हम यहाँ पर से एनर्जी निकलवा रहे हैं, ठीक है। मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए हमारे पास एनर्जी हो, इसलिए तो हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस करवा रहे हैं ना, कि हमें कुछ स्टोर हो जाए, हम कुछ स्टोर कर पाएँ। तो स्टोर हम किस फॉर्म में करते हैं? तो हमारा एनर्जी करेंसी
जो कि ATP है, हमने पढ़ा था पहले भी। जो ATP होता है ये हमारा एनर्जी करेंसी होता है। तो ये जो एनर्जी करेंसी है ये क्या कर रहा है, ये ADP के फॉर्म में पहले आता है, ठीक है, और आता है यहाँ पर जब एनर्जी निकलेगा तो वो अपने साथ एक नया फॉस्फोरस अटैच कर लेता है और बन जाता है ATP, ठीक है। और इस तरह से ढेर सारा ATP बन गया है। यहाँ पर तो और भी ज़्यादा, यहाँ पर कम, यहाँ पर और भी कम, ठीक है। तो बेसिकली एनर्जी मतलब ATP के फॉर्म में थोड़ा सा कम बन रहा है, ठीक है। तो बेसिकली एनर्जी आपका ATP के फॉर्म में बन रहा है, इस पूरे प्रोसेस में बन रहा है। अब ये ATP कहाँ यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा, तो जहाँ एंडोथर्मिक रिएक्शन होना होगा तो ATP जाएगा वापस, और वापस ADP और अलग फॉस्फेट में टूट करके जो भी इसके बॉन्ड में एनर्जी था वो उसको ट्रांसफर कर देगा। तो इस तरह से यहाँ के एनर्जी वहाँ पर यूज़ हो पा रहा है, ठीक है। समझ आ रहा है बात कि एनर्जी किस तरह से यूज़ हो रहा है। अब यहाँ तक तो ठीक है, एनर्जी निकल रहा है यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ निकल रहा है, यहाँ पर। यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन अगर किसी में हो रहा है तो उसको एनर्जी उसको ज़्यादा मिल रहा है। एनर्जी ज़्यादा मिल रहा है तो ऑफकोर्स कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसको एनर्जी जहाँ से ज़्यादा मिलेगा वो वही प्रोसेस चाहेगा। मतलब लेट्स से आपको एक ऑप्शन मिले जहाँ पर आपको 10 केले मिल रहे हो और एक जगह जहाँ पे 2 केले मिल रहे हो। अगर आपको केला पसंद है तो ऑफकोर्स आप 10 केले की तरफ जाओगे। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा एनर्जी देगा। तो उसी तरह से कि जहाँ आपको 10 ATP का एनर्जी मिल रहा है, जहाँ पे आपको 2 ATP का एनर्जी मिल रहा है, आप कहाँ जाओगे? वहाँ जहाँ 10 ATP का एनर्जी होगा। तो अधिकतर ऑर्गेनिजम्स एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको ज़्यादा एनर्जी मिल रहा है। अब जब ज़्यादा एनर्जी मिल रहा है तो वो इंश्योर करेंगे कि उनके पास हमेशा ऑक्सीजन अवेलेबल हो, क्योंकि ऑक्सीजन अवेलेबल होगा तभी एरोबिक रेस्पिरेशन हो पाएगा। तो ऑक्सीजन अवेलेबल करवाने के लिए क्या करना होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरीके से होता है। तो आज हम लोग बस बात करते हैं कि प्लांट्स में कैसे होता है। तो प्लांट्स में आपको स्टोमाटा याद होगा। स्टोमाटा में क्या होता था? इस तरह का होता था ना। चलो स्टोमाटा का हम लोग यहाँ क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि जबकि स्टोमाटा में तो वाटर का ट्रांसफ़र होता था, बट स्टोमाटा में वाटर का ट्रांसपिरेशन तो होता ही है, साथ साथ यहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होता है, राइट। एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। अब दिन में क्या होगा और रात में क्या होगा, दोनों में प्लांट्स में बड़ा डिफरेंस है। जब दिन होता है तो सनलाइट अवेलेबल होता है। जब सनलाइट अवेलेबल होगा तो जो कार्बन इसका रेस्पिरेशन के थ्रू निकल रहा है उसको दूर फेंकने का ज़रूरत ही क्या है, वहीं पे यूज़ कर लेता है। क्यों? और वहीं पे यूज़ करके उसको स्टार्च बना लेता है। बट जब रात होता है तब तो सनलाइट नहीं है, तब तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी उसको ज़रूरत नहीं है। तो उस समय क्या होता है कि प्लांट्स भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। जबकि दिन में उल्टा हो रहा है। दिन में क्या हो रहा है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड तो ले ही रहा है, उस पानी भी ले रहा है और उस पानी को तोड़ करके ऑक्सीजन बना दे रहा है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो इसका रेस्पिरेशन के थ्रू निकल रहा था, इसको भी वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ करके बस नेट जो हो रहा है उसका ऑक्सीजन ही बाहर निकल पा रहा है, ठीक है। प्लस जिस रेट से इसका रेस्पिरेशन चल रहा है, जिस रेट से इसका CO2 उसको मिल रहा है, उससे ज़्यादा रेट से अगर फोटोसिंथेसिस चल रहा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेगा, तब तो जा करके उसका ये खाना पकाने का प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगा ना। तो इसीलिए दिन के टाइम में क्या होता है कि प्लांट्स CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। वहीं रात के टाइम में फोटोसिंथेसिस हो नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन हो रहा है। तो जब रेस्पिरेशन हो रहा है तो प्लांट्स भी ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। अब आपने कई बार सुना होगा कि बड़े बूढ़े बोलते हैं कि पेड़ के नीचे रात में नहीं सोने। क्यों? पेड़ पर भूत रहता है। अब भूत का सीन क्या है? यही है। कैसे? तो आपको भी ऑक्सीजन चाहिए, उस पेड़ को भी ऑक्सीजन चाहिए। अब क्या करेगा? दोनों ऑक्सीजन के लिए लड़ाई करेगा। अब लड़ाई तो आपको दिख नहीं रहा है, तो क्या हो रहा है कि प्लांट जो है वो तो सांस ले रहा है। अब आपके आसपास ऑक्सीजन का कमी पड़ जा रहा है, तो आपको
सांस लेने में तकलीफ होगा, अकबकाहट होगा, आपको फील होगा कि कोई आपको सफोकेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। ऑक्सीजन तो सारा प्लांट ले रहा है, आपको तो मिल नहीं रहा ऑक्सीजन, इसलिए आपको सफोकेटेड फील होता है और इसलिए आप उठ के बैठ जाते हैं और आपको ऐसा फील होता है कि रात में मेरे को कौन जगाया, कौन सफोकेट किया, भूत किया होगा। भूत कुछ नहीं, आपको बस ऑक्सीजन का कमी हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्लांट्स रात में ऑक्सीजन ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हमने देखा रेस्पिरेशन और उसके टाइप्स और साथ में देखा एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एनिमल्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसमें कोई डाउट रह गया तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।